हमारे यहाँ 80% मौत कैंसर से हो रही है। एक भाई था मेरा 35 साल का, हो गया था, गुजर गया कैंसर में। एक हमारे चाचा थे भोपाल सिंह, वे कैंसर तक गए। और ये समस्या आगे नहीं है, पूरे जिला बागपत की है। तो इस वजह तक कुछ तो लोग छुपाए हुए हैं अब भी, जिन्हें कैंसर है कि जाना तो ये एक दिन है। सोचिए एक ऐसा छोटा सा गांव जिसके चारों तरफ खेत हैं, जहां ना कोई ट्रैफिक है ना ही कोई शोर शराबा। मैं आज जिस गांव में आया हूं वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन इस गांव के अंदर जाते ही इसकी पूरी कहानी बदल जाती है और यहाँ की लाइफ किसी डरावने सपने जैसी लगने लगती है। और टेस्ट हुआ तो कैंसर। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से गांव की सैटेलाइट व्यू वाली ये इमेज हमारी डेस्क पे क्या कर रही है, लेकिन ये वो गांव है जो आज बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहा है और कल को यही प्रॉब्लम्स हमारे बाकी सिटीज, टाउन्स और विलेजेस में भी ज़रूर जाएंगी। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से अवेयर ही नहीं हैं। वो ये नहीं जानते कि कल को यही प्रॉब्लम उनके साथ भी आने वाली है। कैंसर शायद दुनिया की सबसे फियर डिजीज़ में से एक है और इस गांव में लोगों को इस बीमारी के साथ जीने की आदत पड़ गई है, क्योंकि हर तीसरे घर में एक कैंसर पेशेंट है और इसके पीछे का रीज़न है सिस्टम फेलियर। एक ऐसा सिस्टम फेलियर जिसने सिर्फ इस गांव को ही नहीं बल्कि बहुत सारे शहर, डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट को तबाह कर दिया है। ये जगह उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस गांव का नाम है गंगनौली विलेज एंड दिस विलेज इज फेमस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इस गांव को इसके कैंसर केसेस की वजह से जाना जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ साल 2013 से 18 के बीच 71 कैंसर केसेस रिपोर्ट किए गए, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा की बात है। एक्चुअल हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है। बहुत आदमी कैंसर तक हुए, मुझे लगे 70 प्लस हो गए होंगे। खुद मेरी माँ कैंसर से, हाँ मेरी माँ का स्तन कैंसर था, पुरो था उनका नाम। और मेरे सामने थी एक हमारी ताई थी जल्लो, वो कैंसर तक गई। और एक इधर थी बराबर में हमारे बाबा थे, वो था ब्रह्मबाला उनका नाम, वो कैंसर तक गई। उनके पति थे सतपाल सिंह जो बाबा लगे थे, वे कैंसर तक गई। इनके बराबर में फिर राम निवास थे, रिटायर फौजी थे, वे कैंसर तक गए। एक हमारे चाचा थे भोपाल सिंह, वे कैंसर तक गए। सुखबीर सिंह थे हमारे चाचा, वे कैंसर तक गए। एक निरंजन सिंह थे हमारे चाचा, वे कैंसर तक गए। एक फिर इस इधर हमारे चाचा थे इंदरपाल, वे कैंसर तक गए। एक वे थे बीरबल सिंह थे, वे कैंसर तक गए। एक सुखबीर सिंह फौजी थे रिटायर, वे कैंसर तक गए। बहुत कमायु में एक प्रभात थे हमारे चाचा ही लगे थे, वे कैंसर तक गए। एक हरपाल था जुगाड़ चला कर था, उसका कैंसर था। बहुत आदमी कैंसर तक हुए। लगभग मान के चलो कि कुछ तो इंसान घर की वजह से छुपा ले। चलो अपनी बीमारी को घर ना बताओ, परेशान हो, पैसा लगेगा, स्थिति है नहीं पैसा लगाने की जी। और इंसान पे पैसा लगाया होगा, चाहे उसको घर बेचना हो या कुछ करना हो जी। तो इस वजह तक कुछ तो लोग छुपाए हुए हैं अब भी, जिन्हें कैंसर है कि जाना तो ये एक दिन, घर बर्बाद क्यों किया, पैसा क्यों लगाया, कर्ज पर उठाया, बच्चे कहाँ से देंगे, इस वजह से छुपाए हुए हैं। और कई केस ऐसे हमारे सामने जो लड़के जाली हमारे साथ से हमसे छोटे छोटे हैं, वो भी जाली। एक भाई था मेरा 35 साल का, हो गया था, गुजर गया कैंसर में। 4 ऑपरेशन हुए थे। एक जब पिताजी गुजरा 52 साल का होगा मेरा पिताजी, कैंसर था उसका भी, वो भी कैंसर से गुजरे। और बागपत के और गाँव की क्या स्थिति है आसपास के? भाई स्थिति जी सबकी यही स्थिति है जो लगभग जी। तो कौन कौन से गाँव है, कुछ नाम आपको? हाँ जी, क्या क्या नाम है? यंगा शामली से चलो जी। अच्छा, शामली से आजोली लोन खेड़ी अंकु कडाना सूझती टीकरी होते गांगडोली यंगे थड़ नंगल भगवानपुर यंगे चले जाओ बामडोली अंछाड़ सिरसली यंगे को होते हुए चले जाओ जी। हर एक गाँव में कैंसर के केस बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रही है। कई तो लड़के हमारे साथ कैसे है जो जाली अब तक, वो बाद से भी 5-6 वर्ष पहले कैंसर में जाली। और क्या उम्र थी उनकी? उम्र तो लगभग उस समय उनकी यही होगी 26 से 28 के करीब। तो मेरे जस्ट पास के 2 लड़के तो वो है कैंसर में, आदमी बच नहीं पाता, गरीब आदमी इतना पैसा नहीं लगा पाता, क्या करा है। गंगनौली जैसे हमारे और भी बहुत सारे गांव इसीलिए प्रॉब्लम में हैं क्योंकि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कभी प्रायोरिटी ही नहीं बनी। अगर कभी भी इस टास्क को प्रॉपर्ली असाइन किया गया होता, डेडलाइन सेट की जाती, तो शायद रिजल्ट अलग होता। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम थैंक करना चाहेंगे अपने आज के स्पॉन्सर ओडो को।
जो किसी भी काम को बेटर प्लान और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, चाहे वो किसी भी स्केल का हो। इस काम को आसान बनाने का काम करता है odoo का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप। इसमें आप हर प्रोजेक्ट के लिए क्लियर स्टेजेस डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फॉलोअप। हर टास्क को असाइन करो एक स्पेसिफिक टीम मेंबर को, डेडलाइन सेट करो और फिर रियल टाइम प्रोग्रेस ट्रैक करो। यहाँ आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल कर सकते हो, उन्हें अलग अलग व्यू में देख सकते हो, जैसे टाइमलाइन व्यू और कैनबैन बोर्ड, और यहीं से आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। इसके ईमेल इंटीग्रेशंस और इंटरनल नोट्स जैसे टूल्स से आपकी टीम के बीच की कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइन होगी। सब टास्क्स, क्लाइंट अपडेट्स, इवन डॉक्यूमेंट शेयरिंग, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और odoo सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। CRM, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और HR जैसे 45 प्लस बिजनेस एप्स हैं जो एक ही डैशबोर्ड से सीमलेसली काम करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप किसी भी एक ऐप को, जैसे कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप, इसको लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हो। मतलब छोटी एनजीओ से लेकर एक ग्रोइंग स्टार्टअप तक, ये सबके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो अगर आप भी किसी काम को एक स्मार्टर वे में मैनेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए एंड साइन अप ऑन odoo। साल 2012 में इंडिया के अंदर 10 लाख कैंसर केसेस सामने आए थे और 2022 में इस नंबर में 36% का इंक्रीज हुआ, 14 लाख कैंसर केसेस देखने के लिए मिले। और ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ने तो ये भी प्रेडिक्ट किया है कि 2041 तक हर साल होने वाले कैंसर का नंबर 21 लाख तक पहुंच जाएगा। और इस पूरे पार्ट में सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो ना अल्कोहल कंज्यूम करते, ना टोबैको और ना ही वो स्मोकिंग करते हैं। कोची बेस्ड हॉस्पिटल में कैंसर पर हुई एक रीसेंट स्टडी में पता लगा था कि पिछले 10 साल में हॉस्पिटल के अंदर ओरल कैंसर के 515 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 57% पेशेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कभी टोबैको और अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था। अब अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया तीसरा सबसे बड़ा कैंसर वाला देश है और जिस रेट से बढ़ते जा रहा है उसे देखकर तो ये लगता है कि आने वाले समय में इंडिया डायबिटीज कैपिटल की तरह कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन जाएगा। ये कितने साल पुरानी फोटो है? ये तकरीबन बीमार होने से पहले है, 3 साल पहले कह लो। सिर्फ 3 साल पुरानी? हाँ 3 साल पुरानी। मुझे चलते हुए सांस चढ़ा था तो वो चीज़ महसूस करी मैंने, डॉक्टर की सलाह ली, उन्होंने मुँह से कैमरा डाल के देखा, स्टोमक में गांठ थी और वह गांठ जो है रिसाव था उससे, तो सर उसमें से कतरा उठाया उन्होंने और टेस्ट हुआ तो कैंसर। मेरा वेट लॉस होने लगा था, एकदम बुखार रहने लगा था बहुत ज़्यादा, भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी, बस नॉर्मल हो गया था। दिन में 1 रोटी खाता था, कभी कभी खाता ही नहीं था। तो किस तरीके से पता लगा? सबसे पहले क्या सिम्टम आए? पहले तो मेरा CT स्कैन हुआ, उसमें तो गांठ आई, नॉर्मल कुछ पता नहीं लगा। सर्जरी होकर पीस निकाला था छोटा सा, तो उससे पता चला कैंसर के सिम्टम्स है इसके अंदर। लेकिन सडनली कैंसर केसेस का नंबर इतनी तेजी से कैसे बढ़ने लगा? और जब हम यहाँ गंगनौली विलेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि हर घर में एक कैंसर केस देखने के लिए मिल रहा है? इसका रीजन है गंगनौली विलेज से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बह रही ये कृष्णा नदी। यहाँ के ज्यादातर घर हैंडपंप से आने वाले अंडरग्राउंड वाटर की सप्लाई पर डिपेंडेंट हैं और इस अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स है ये छोटी सी कृष्णा नदी। यही छोटी सी नदी आगे जाकर हिंडन रिवर में मिल जाती है, लेकिन इस गांव तक आते आते ये नदी एक नाले में बदल चुकी होती है और इसका रीजन है ननौता, शामली और रमाला के 3 बड़े शुगर मिल्स। ये है रमाला शुगर मिल, ये उन 3 बड़े शुगर मिल्स में से एक है जिसका वेस्ट कृष्णा नदी में जाता है। और शामली के मिल के पास की सिक्का पेपर मिल का ड्रेन भी इसी नदी में छोड़ा जाता है, जिससे कि इसमें लेड, मरकरी, आर्सेनिक जैसे कार्सिनोजेनिक हेवी मेटल्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो इसके पानी को पीने के लिए तो क्या बल्कि इरिगेशन के लिए भी अनसेफ कर देता है। लेकिन गंगौली जैसे और कई गाँव के पास कोई और दूसरा सोर्स नहीं है, तो उन्हें यही हाईली कंटेमिनेटेड वाटर अपने इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज करना पड़ता है। तो ये है आपके सामने कृष्णा रिवर, जो हजारों लोगों की जान लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खैर रिवर को तो क्या रिस्पॉन्सिबल ठहरा है, इसमें जो हमने खुद पोल्यूशन किया और इसकी केयर नहीं की, इसकी बायोडाइवर्सिटी को मार दिया, ये सब उसी का नतीजा है। और अभी भी हालत कुछ बेहतर तो होते हुए दिख नहीं रही और हमने सोचा था कि इस वाटर का एक सैंपल भी लेंगे ताकि पता लग सके कि पानी कितना ख़राब है, लेकिन पानी के अंदर इतने बड़े बड़े कीड़े तो मुझे अपनी आंखों से ही दिख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सैंपल्स की कोई ज़रूरत होगी। तो ये हिंडन, कृष्णा और काली नदी का नेटवर्क टोटल 154 विलेजेस की वाटर नीड्स को पूरा करता है और इन सभी विलेजेस की टोटल पॉपुलेशन लगभग 50 लाख होगी। ये नंबर थोड़ा वेरी कर सकता है। तो लगभग 5 मिलियन लोग इस पानी पर रिलाई करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी जोन इस चीज से इम्पैक्टेड है। उसके बावजूद भी इस प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लिया जा रहा। गांव की इस कैंसर प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स में हाईलाइट किया गया है, काफी सारे न्यूज चैनल्स ने इसकी कवरेज भी की है, लेकिन आज तक भी इस नदी को क्लीन करने के लिए या फिर लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए गए और जो एफर्ट्स किए गए हैं वो भी सिर्फ दिखावे के लिए हैं। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, मतलब कैंसर नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ थी नहीं बिल्कुल भी।
और धीरे 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 1-2 केस सुनते रहे 10 हो गए 20 हो गए, अब तो पूरा काम हुआ मेरी सेज में। अब फिलहाल पूरा जोर पे है कैंसर। और ये समस्या आगे नहीं है, पूरे जिला बागपत की है। पूरे जिला बागपत में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि चलो यहाँ से पानी साफ हुआ, यहाँ से सप्लाई दे दी, कुछ सुविधा नहीं है। सबसे मेन बात है जो ये अपनी नदी है, इसमें फिलहाल ऐसा पानी है अगर इसको हाथ में ऐसे उठाओ तो उसमें कीड़ा ही कीड़ा होगा पानी में। नदी है पीछे, नदी खराब हो रही, सारी नदी खराब हो रही। ये सब उसी की वजह से है, सबके जा रहा है। अब बहुत सी मौतें हो रही है यहाँ, बराबर चल रही कैंसर से तो मौतें हमारे गाँव में। प्रशासन भी कोई कदम नहीं उठा रहा है इसको। तो गंगनौली के लोगों से बात करने के बाद मुझे एक चीज़ का पता चला कि कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से यहाँ सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि हेपेटाइटिस, कॉग्निटल बोन डिफॉर्मिटीज और परमानेंट पैरालिसिस जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। गंगनौली की तरह ही और बहुत सारे सिटीज, टाउन्स और विलेजेस ऐसे हैं जहां लोग हाईली कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। और इंडिया के अंदर 70 से 80% फार्मर इसी पानी को अपनी फार्मिंग के लिए भी यूज करते हैं। सो ऑल ओवर इंडिया बढ़ते कैंसर केसेस का सिर्फ एक रूट कॉज है, वो है पानी में आने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी दिखाई पड़ रही है, लेकिन सालों की लापरवाही ने इसे इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि शायद डैमेज कंट्रोल करना अब बहुत मुश्किल है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इग्नोरेंस में हमारी पूरी एक जनरेशन सैक्रिफाइस हो चुकी है। पर सवाल उठता है, हु इज टू ब्लेम? क्या ये लोगों की गलती है कि उन्होंने हमेशा जात पात धर्म के नाम पे वोट दी, या फिर पॉलिटिशियन की गलती है कि वो सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे और कभी ग्राउंड पे कोई भी एक्शन नहीं लिया? मेरे हिसाब से जितनी गलतियां पॉलिटिशियंस की है उतनी ही गलती लोगों की भी है। एज नीतीश राजपूत सेड इन दिस पॉडकास्ट, पॉलिटिशियंस हमारा ही एक रिफ्लेक्शन है। अगर हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर वोटिंग ही ना करें, उस चीज को एंटरटेन ही ना करें, तो पॉलिटिशियंस कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स क्यों करेंगे? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे वो वोट मोबिलाइजेशन कर पाते हैं। अगर लोग सच में डेवलपमेंट और एक बेटर लाइफस्टाइल की डिमांड करने लगे तो फिर उन्हें उस चीज की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। तो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। जब मैंने गंगनौली की इस प्रॉब्लम के बारे में और ज्यादा जानना शुरू किया तो मुझे पता चला कि गंगनौली के कैंसर केसेस तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा रीजन भी है जो हमेशा बिल्कुल अननोटिस रहता है और अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। वो चीज हमारे सामने बहुत ओपनली हो रही है, हमें पता है कि वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम डेली उसे कंज्यूम करते हैं, ये जानते हुए कि ये एक स्लो पॉइजन है। और इसी चीज का इफेक्ट आज दिखने लगा है बढ़ते कैंसर केसेस में। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ खेतों में यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की। ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खेतों से होकर अंडरग्राउंड वाटर को धीमे जहर में बदल रहे हैं और लोगों को बीमार करने का काम कर रहे हैं। फिर यही सब कुछ मल्टीपल फार्म प्रोडक्ट्स के थ्रू घर घर में भी पहुंच रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए, जबकि ये चीज हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम कर रही है। 50 साल पहले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज इतना कॉमन नहीं था और उस समय के लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां भी नहीं थी। 1960s के डेकेड्स से पहले इंडिया की मैक्सिमम फार्मिंग ट्रेडिशनल मेथड्स और बायो फर्टिलाइजर जैसे गाय के गोबर से बनी खाद पर ही डिपेंडेंट थी, लेकिन खेती करने का ये ट्रेडिशनल मेथड बढ़ती पॉपुलेशन की डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा था। फिर लेट 1960s में एग्रीकल्चरल साइंस प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इंडिया में उगाए जाने वाले फूड ग्रेन्स जैसे व्हीट और राइस को टारगेट किया गया। इनकी हाई प्रोडक्शन वाली वैरायटी को फार्मिंग का हिस्सा बनाया गया और ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग की जगह फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को प्रमोट करना शुरू किया गया। बहुत कम समय के अंदर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने के लिए मिला। इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। जहां ईयर 1954 में इंडिया में कुल 154 मेट्रिक टन पेस्टिसाइड्स यूज हुआ करते थे, वहीं 1995 में ये कई गुना बढ़ के 80,000 मेट्रिक टन हो चुका था। जबकि आज की डेट में इंडिया में हर साल 59,000 मेट्रिक टन के बराबर पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं और इसका यूज सबसे ज्यादा इन स्टेट्स में होता है, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना। पेस्टिसाइड्स के बाद फर्टिलाइजर के कंजम्पशन की भी कुछ सेम ही पिक्चर दिखाई पड़ती है। चाइना के बाद इंडिया दूसरा देश है जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करता है। नंबर में बात की जाए तो 30 मिलियन मेट्रिक टन। अब किन किन चीजों में कितनी क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं उसका कोई भी एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। एक बहुत पुरानी रिपोर्ट इंटरनेट पे जरूर है। ये रिपोर्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की है। इसको 2016 में पब्लिश किया गया था। इसमें बताया गया था कि इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली 65% फाइबर क्रॉप्स, 50% फ्रूट्स, 46% वेजिटेबल्स और 43% मसाले, 23% ऑयल सीड्स, इनके प्रोडक्शन में पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। और आज 9 साल बाद जब प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ चुका है तो ये नंबर डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़े होंगे। एक तरफ जहां फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जान लेने का काम कर रहे हैं, वहीं इनका मार्केट साइज लगातार बढ़ रहा है। 2023 में
पेस्टिसाइड्स का मार्केट साइज था $245 बिलियन और फर्टिलाइजर का $11.32 बिलियन। हम इन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स पर इस कदर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अब इनको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने का मतलब है लाखों करोड़ों फार्मर्स की इनकम पर इफेक्ट करना, क्योंकि पिछले कुछ डेकेड्स में इंडिया की फूड सिक्योरिटी, लाखों फार्मर्स की इनकम और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को तेजी से बढ़ाने का काम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ने ही किया है। लेकिन भले ही ये चीज सुनने में काफी पॉजिटिव हो, लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स किस कदर हैं वो हम सब देख ही चुके हैं। जैसे जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, इसका ज्यादा यूज करने से अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज में नाइट्रेट का लेवल बढ़ जाता है और पानी में नाइट्रेट कंटेमिनेशन के चलते इसका लॉन्ग टर्म यूज करना बहुत खतरनाक हो जाता है। ये स्टमक कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है। कुछ फर्टिलाइजर्स में कैडमियम, आर्सेनिक और लेड जैसे हेवी मेटल्स भी होते हैं जो कि पानी और अलग अलग क्रॉप प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारी बॉडी में जाते रहते हैं और इनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर किडनी डैमेज और किडनी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इनके यूज से आसपास के एरिया में अमोनिया और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस भी रिलीज होती हैं, जिनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैंसर और रेस्पिरेटरी डिजीज को बढ़ा देता है। एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया के अंदर 56% डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनके ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का लेवल सेफ जोन से बहुत ऊपर जा चुका है और नाइट्रेट के अलावा भी जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं उनका लेवल भी सेफ लिमिट से बहुत ऊपर पहुंच चुका था। तो ये जो परमानेंट डैमेज हमने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ओवर यूज से कर दिया है, क्या इसको कभी कंट्रोल किया जा सकता था या फिर क्या अब ये पॉसिबल है? क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स दूसरे देशों में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन वहां की कंडीशन इंडिया के आसपास भी नहीं है, क्योंकि वहां शुरू से ही इन्हें एक कंट्रोल्ड वे में यूज किया गया। लेकिन इंडिया के अंदर किसी भी रूल का प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होता और उसी का नतीजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। इंडिया के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने सालों पहले बैन कर दिया था, क्योंकि उनके इफेक्ट्स बहुत हार्मफुल थे। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, आपको वो चीजें बिकती हुई दिख जाएंगी, जैसे एंडोसल्फान, जिसका यूज कैश्यू, टी और कॉटन जैसी क्रॉप्स में होता है, लेकिन सीवियर हेल्थ और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के चलते इसे 2011 में ही बैन कर दिया गया था। जैसे मोनोक्रोटोफॉस चावल और सब्जियों के लिए, कार्बोफ्यूरन, एंटेजाइन शुगर केन चावल और मक्के के लिए, फोरेट गेहूं और आलू के लिए, इन सभी चीजों को हार्मफुल इफेक्ट देखते हुए बैन कर दिया गया था। लेकिन रूल्स और रेगुलेशन की कमी के चलते इन चीजों का कंजम्पशन कभी रुका ही नहीं। आज भी ये चीजें ब्लैक मार्केट में बहुत सस्ते प्राइसेस में अवेलेबल हैं। इंडिया के अंदर तो ये चीजें बिल्कुल बिना रोक टोक के यूज हो रही हैं। इसीलिए हम जो भी फार्म प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं उनकी मल्टी लेवल चेकिंग की जाती है। उनकी गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि उनके सिटीजन्स कोई भी ऐसा हार्मफुल फूड प्रोडक्ट ना खा लें जिससे उनकी हेल्थ पे इफेक्ट हो, जिसमें एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स का यूज किया गया हो। यूरोप, यूएस, जापान और गल्फ कंट्रीज में ये चीजें पूरी तरीके से बैन हैं और अगर उन्हें इंडिया के प्रोडक्ट में इन चीजों का थोड़ा सा भी ट्रेस मिलता है तो वो पूरी शिपमेंट को ही रिजेक्ट कर देते हैं। यूरोप और यूएस के अंदर जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लीगल भी हैं, अगर उनका यूज भी एक सेफ लिमिट से ज्यादा किया जाए तो भी प्रोडक्ट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और रिसेंटली ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने के लिए भी मिले हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने बासमती राइस के शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें फफूंद को रोकने वाले केमिकल ट्राइसाइक्लोजोल का लेवल थोड़ा हाई था। बासमती राइस के साथ साथ चिली, टर्मरिक, टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इवन हर्ब मेडिसिन प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हमारी गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि जो प्रोडक्ट्स भी इंडिया से एक्सपोर्ट होकर दूसरे देशों में जा रहे हैं उनमें एक सेफ लेवल तक केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया हो और इलीगल फर्टिलाइजर्स तो बिल्कुल भी ना हो। वहां पर वो काफी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर इंडिया के स्टैंडर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम क्यों हैं? हमारे यहाँ इस चीज की अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाई जाती? ऐसा क्यों है कि इंडिया के अंदर कंज्यूम होने वाला फूड खराब है और जो खाना, जो चीज हम बाहर भेज रहे हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई जाती है ताकि बाकी देश के लोग तो हेल्दी रहें और इंडिया के लोग ना। देखो, गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ऐसे इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं जिसमें गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज को रेगुलेट करने की कोशिश की है और इनके सही यूज को प्रमोट भी किया है। जैसे गवर्नमेंट ने एक बार न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम में फर्टिलाइजर्स के बैलेंस्ड यूज को प्रमोट किया गया था। फिर यूरिया के यूज से सॉयल और पानी में बढ़ने वाले नाइट्रेट लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी मेजर्स लिए गए। ये 2015 में 100% नीम कोटेड यूरिया को लॉन्च किया गया था। ये काफी सक्सेसफुल मूव भी साबित हुआ, बट लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स भी देखने के लिए नहीं मिले। कुछ इनिशिएटिव जरूर लिए गए, लेकिन पिछले कुछ 50 से 60 सालों के अंदर हमारी डिपेंडेंसी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे इतनी बढ़ गई कि उसके यूज के बिना क्रॉप को ठीक से उगाया ही नहीं जा सकता, यानी पूरी तरीके से इसे रिप्लेस करना बिल्कुल नामुमकिन है। इंडिया के अंदर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। सिर्फ फास्ट फूड अवॉइड करके हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। घर की सब्जी, फ्रूट, इवन पानी तक खतरनाक है और जो ओवर प्राइज्ड रेट्स पर हम ऑर्गेनिक फूड खरीदते हैं वो भी कितना सेफ है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए
ये सिचुएशन आज सिर्फ कंगनौली गांव की ही नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया की है। और अगर समय रहते ज़रूरी मेजर्स ना लिए गए, डैमेज कंट्रोल ना किया गया, तो आगे आने वाला समय सही नहीं होगा। इतना हिसाब हमारा है नहीं जो हम कर पाओगे। अब तो और भी कर गए, हम पैसा बोतल लगा। पहले सर्जरी हुई और 1 साल तक मेरी कीमोथेरेपी चली। टेस्ट वगैरह हो रहे, सब नॉर्मल आ रहे। वीकनेस है, 88 kg वजन था मेरे में, 61 kg है अभी। लाइफ में सब कुछ चेंज आ रहा। सर्जरी हो रही पेट की और खाने पीने में दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाने की नली का और स्टोमक का जॉइंट हटके दोबारा हो रहा, तो थोड़ा छोटा बना रहा उसमें, तो खाना वगैरह सब हटके और कम खाया जा, यानी कि हाँ पहले से आधी खुराक है खाने पीने की। क्योंकि स्टोमक छोटा हो रहा ना, जल्दी भर जा। मैं थोड़ा रेसलिंग का शौक रखता था, स्टडी चल रही थी बस मेरी। 12th पास हुआ था जब भी मैं। और आपकी एज क्या थी उस वक्त? मेरी 16। और आपने फिर रेसलिंग कितने साल कंटिन्यू की? मैंने 2 साल हो गए थे मुझे रेसलिंग, मतलब उस वक्त? हाँ। फिर उसके बाद गैप आया और अभी करते हो वो चीज़? अभी कुछ नहीं, अभी तो बॉडी भी अच्छी तरह रिकवर हो रही है, अभी हुई नहीं अच्छी तरह, मतलब स्टेमिना नहीं है अभी। ना कोई उम्र है, एक देख लो 32 साल की एज में ये ऐसी बीमारी। ये लड़का है मेरे से छोटा है, अब देख लो इसका कितना। 16 साल के थे। हाँ, अब वो चीज़ आप कहीं ना कहीं खत्म होते देख रहे हो? खत्म हो रहे। बूढ़े तो रह ही नहीं रहे कहीं भी, बूढ़े भी गए सब। लोगों की लाइफ कम हो रही। हमारे यहाँ 80% मौत कैंसर से हो रही है और उसमें 20% हार्ट अटैक वगैरह आ रही है, खुद की मौत आ रही है, एक्सीडेंटल। ये 20% हमारे, बाकी 80% मौत हमारे यहाँ इसी चीज़ की आ रही है। इन इश्यूज़ को जितनी अटेंशन की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा एड्रेस किया जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि उसका 1% भी नहीं किया गया। समटाइम्स आई वंडर कि जिस सोसाइटी में लोग एक इन्फ्लुएंसर का मर्डर कर देते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से वो कल्चर ख़राब कर रहा था, वहाँ आखिर ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी कैसे कर सकती हैं? वहाँ तो सिर्फ कल्चर ख़राब हो रहा था, यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। जो बच्चे जो बड़े होके इंजीनियर, डॉक्टर या एथलीट बन सकते थे, वो इस खराब पानी की वजह से कैंसर से ग्रस्त हो रहे हैं। तो इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी वैसी चीज़ों में से अपना ध्यान हटाओ और सही मुद्दों के बारे में बात करना शुरू करो। जो सब्जी, दाल, टी, जो कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उन सब में भर भर के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं। नदियाँ इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि उनके पानी में उगी हुई सब्जी अगर आप कंज्यूम करोगे तो एक समय आप भी बीमारी का शिकार हो जाओगे। हवा, पानी, खाना, इंसान की ये सबसे ज़्यादा बेसिक नीड्स हैं। इन्हीं 3 बेसिक नीड्स में आज मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रहा है और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर। मुझे याद है कि बचपन में हम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखते थे, बुक्स में पढ़ते थे, और ये सब कुछ अफ्रीका के कुछ विलेजेस में देखने के लिए मिलता था, जैसे कि इबोला पैंडेमिक या फिर फेमिन। इन्हें देख के लगता था कि अरे वहाँ कितनी खराब सिचुएशन है। लेकिन कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स, टाउन और सिटीज में भी बन चुकी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जिस स्केल पे ये चीज फैल चुकी है, इसे कंट्रोल कर पाना ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सिक्योरिटी मेजर्स ना लिए गए तो फ्यूचर कैसा होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। धर्म, जाति, कास्ट और रिलीजन के ऊपर लड़ने के लिए बहुत टाइम बचा है। अभी हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं और आई थिंक ये उनमें से सबसे ज़रूरी मुद्दा है। सो इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा लोग अवेयर हो पाएँ, क्योंकि ये सिर्फ उस गांव की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम और भी बहुत सारे शहरों में, गाँव में और स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है और बहुत अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर कमेंट करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।